हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम हमारे चैनल केमिस्ट्री मैथ्स पर। तुम्हारा स्वागत किया जाता है। केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स का मतलब यार, दोस्त, मित्र, कुछ इस टाइप की चीजें। तो ज्यादा परेशान नहीं होंगे हम लोग, बस ऐसे ही यारी दोस्ती में थोड़ी बातें चलती रहेंगी और बातों ही बातों में जो है केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर पर हम लोगों की बातें चल रही हैं। इसके पहले की क्लासेज में हम लोगों ने नियरली जो है एटम के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ रखा है। लेकिन एटम के बारे में ये जो सब कुछ हम लोग जानते हैं, ये चीजें कैसे कैसे खोजी गई हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा, न्यूक्लियस को कैसे खोजा, एटम के बारे में कैसे कैसे चीजों का पता लगाया, इन चीजों पर हमने अभी कोई बात नहीं करी है। बुक्स में तुम देखते हो तो पहले जो है बुक्स में एटम के बारे में नहीं बताया जाता है, पहले एटम के बारे में ये बताने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे एटम के बारे में खोजा गया है। लेकिन पढ़ाते समय हमने क्या है चीजों को रिवर्स कर लिया। सबसे पहले एटम के बारे में तुम्हें सारी चीजें बता दी कि एटम ऐसा ऐसा होता है, और जब हम लोग जानते हैं कि एटम ऐसा ऐसा होता है तो अब अगला मुद्दा ये है कि जो चीजें हम लोग जानते हैं वो खोजी कैसे गई है, उसको हमको समझना है। तो हम लोगों ने जो बड़ा काम था वो कर लिया है, छोटा काम अब बच गया है। उसको इस क्लास से हम लोग शुरू करते हैं, धीरे धीरे कुछ क्लासेज में इसको भी हम लोग पूरा कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बातें करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खोजा गया, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉनों की खोज से ही आगे धीरे धीरे एटम की खोज आगे बढ़ी। तो शुरू शुरू में सभी लोग ये तो समझते थे कि जितने भी सब्सटेंसेज हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे पास, वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बने हैं और उनको एटम नाम दे दिया गया था। लेकिन बस नाम देने से कुछ नहीं होता, उस एटम के बारे में बहुत ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं था। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट को करने वाला बंदा था थॉमसन। ये नाम वगैरह जो है इन लोगों के, ये हमें थोड़े बड़ी मुश्किल से याद रहते हैं और इनका कोई बहुत उस तरह का मतलब भी नहीं है। बस इतना ही मतलब है कि जिस बंदे ने खोजा है थोड़ा उसे याद रखना हम लोगों को चाहिए। अदरवाइज ऐसा कुछ सीरियस इशू नहीं है कि इसका नाम और कौन से साल में, कौन से महीने में, कौन से तारीख को खोजा था, इन सब का कोई मतलब नहीं है। तो ये नाम वगैरह याद रखने में हम यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी जहां जहां याद आता है हम तुम्हें बता देते हैं कि भाई इस बंदे ने खोजा हुआ है। अब बहुत सारे लोगों ने खोजा है, हम किसका किसका नाम याद करते फिरेंगे? सबका नाम याद करते फिरेंगे तो फिर केमिस्ट्री हो चुकी। तो जो याद हो जाए वो ठीक, जो न याद हो कोई बात नहीं। मतलब जो याद रह जाए, ये कहना ज्यादा बेटर है, जो याद रह जाए वो ठीक, और जो नाम भूल जाए उनको भूल जाओ, लेकिन उनके काम को मत भूलना। नाम भले ही भूल जाओ लेकिन काम न भूलना, क्योंकि वही तुम्हारे काम की चीज है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने इसे किया था। एक्सपेरिमेंट में किया क्या कि एक ट्यूब ले लिया, कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब ले लिया। बहुत ही मजबूत है ये ट्यूब, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। और इस ट्यूब में लो प्रेशर पर कोई गैस भर लो। जैसे मान लो तुमने इसमें नियॉन भर लिया, इसमें नियॉन गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स भर लिए। यहां पर रास्ता बना हुआ है जिससे तुम गैसेस को अंदर भी भर सकते हो और बाहर भी निकाल सकते हो, और फिर ये दरवाजा बंद कर दो। तो अब जो भी गैस तुमने भर दिया वो अंदर बाहर नहीं जाएगा, इसी के अंदर रहेगा। अगर तुमने बहुत ज्यादा गैस भर दी, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और अगर तुमने थोड़े से गैसेस को रखा है तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में तो बहुत ही थोड़ा सा गैस भरा है तो प्रेशर कम रहेगा। और एग्जैक्टली मेरे को यही चाहिए। इस ट्यूब में हम लोग बहुत ही थोड़ा सा गैस, बहुत ही थोड़ा सा गैस, ज्यादा भर देंगे भीड़ भाड़ हो जाएगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। इसीलिए थोड़ा सा गैस भरेंगे ताकि प्रेशर बहुत ही कम रहे और थोड़े से मॉलिक्यूल्स इस ट्यूब के अंदर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक मेटल प्लेट और इधर भी कुछ एक मेटल प्लेट लगा दो, और इन मेटल प्लेट्स को ले जाकर के बैटरी से जोड़ दो।
बैटरी को हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक छोटा प्लेट, फिर बड़ा प्लेट, फिर छोटा प्लेट, फिर बड़ा प्लेट, फिर छोटा प्लेट, फिर बड़ा प्लेट, ऐसे ढेर सारे प्लेट्स को जोड़ देते हैं तो पावरफुल बैटरी हो जाती है। तो ये जो मेटल प्लेट है इसको ला करके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, छोटा वाला प्लेट है इसे निगेटिव टर्मिनल कहते हो, बड़ा वाला प्लेट है इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहते हो, और ये दोनों जो है ये कहीं में ज्वाइंट है पीछे से। अब वो हम लोग ट्यूब को सामने से देख रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम इसे डॉटेड लाइन से बना देते हैं कि ये भी जो है इसी में पीछे से आकर के ज्वाइंट है ना। तो इस वाले प्लेट पर निगेटिव चार्ज और इन दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक पीछे तक खाली है। ये पीछे हम लोग एक स्क्रीन बना देते हैं, स्क्रीन पर कुछ केमिकल्स लगा देते हैं, ठीक। किस तरह के केमिकल्स लगा देते हैं उसका डिस्कशन अभी हम लोग करते हैं। पीछे की स्क्रीन बना दिया, इस पर कुछ केमिकल्स हमने लगा दिए। अब बैटरी की मदद से यहाँ पर हम हाई वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। हाई वोल्टेज डिफरेंस मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, तुम ऐसा मान सकते हो। बैटरी की वजह से ये टर्मिनल निगेटिव हो गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, और दोनों के बीच में वोल्टेज का काफी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस आ जाएगा। निगेटिव वाले टर्मिनल को हम कैथोड नाम दे देते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला प्लेट दोनों एक ही में कनेक्टेड है, इसे एनोड तुम नाम दे दोगे। तो अब हम किसी एक एटम के बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचे तो होगा क्या। हमारे पास ये एक एटम है, हम लोग जानते हैं एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूम रहे हैं। कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के अंदर, जैसा एटम तुम चुनोगे वैसा इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम जानते हो निकालना कि एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, सब तुम्हें पता है, हमने सिखाया है तुम्हें। तो ये एटम जो है इस ट्यूब के अंदर, कोई एक छोटे से एटम को हम डिटेल में देख रहे हैं। इसके एक तरफ क्या लगा रखा है, बैटरी का निगेटिव प्लेट, दूसरी तरफ क्या लगा रखा है, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट। ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से पकड़े हुए रहता है, तो जहां जहां न्यूक्लियस जाएगा वहीं वहीं इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ जाएंगे। तो सपोज मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ इधर जाएंगे। मॉलिक्यूल उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी उधर जाएंगे। जब तक ये प्लस और माइनस नहीं था तब तक ये मॉलिक्यूल फ्री था, कहीं भी जा सकता था, अभी भी नियरली फ्री है। लेकिन है क्या, ये जो माइनस वाला प्लेट है ये न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और ये जो प्लस वाला प्लेट है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो अगर बहुत ही पावरफुल प्लेट्स रहे तो ये प्लेट क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस वाले को खींचेगा, और निगेटिव चार्ज है तो प्लस वाले को खींचेगा। तो ये वाला प्लेट क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच ले जाएगा, और ये वाला प्लेट न्यूक्लियस को खींच ले जाएगा, और एटम से सारे इलेक्ट्रॉन अलग और न्यूक्लियस अलग। लेकिन इतना आसान नहीं है, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़ा रहता है। तुम कितना भी पावरफुल प्लेट लगा दो, सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच करके लेकर के जा पाना बहुत ही मुश्किल, नियरली इम्पॉसिबल के बराबर है। तो ये मत सोचना कि एटम बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है तो कमजोर होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन तो निकाले जा सकते हैं। जैसे कोई आए और तुम्हारा एक दांत तोड़ ले जाए, चलो ठीक है, तुम्हें पता नहीं था कि दांत टूटने वाला है, मारपीट हुआ, तुम्हारा एक दांत टूट गया, लेकिन कोई आए दूसरा दांत भी तोड़ करके लेकर के चला जाए, इतना आसान नहीं होगा, अब तुम अलर्ट हो गए। और तीसरा दांत तोड़ करके लेकर के चला जाए तो बहुत ही मुश्किल हो गया। और कोई आए बारी बारी से सारे दांत तुम्हारे तोड़ ले जाए, ये नियरली इम्पॉसिबल है। तुम चले जाओगे भाई पुलिस में कि देखिए सर ये बंदा हमारा दांत तोड़ने बार बार आ रहा है, इसको पकड़िए, तो ये पुलिस वगैरह में भी नहीं जाएगा, अपना काम खुद निपटा लेगा। इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से पकड़े हुए रहता है। तो एक दो इलेक्ट्रॉन जो कि थोड़े दूर रहते हैं न्यूक्लियस से, उनको निकाला जा सकता है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाला जा सकता, तुम ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर जो कोई एटम है गैस का, इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस को नेगेटिव वाला प्लेट अपनी तरफ खींच रहा है। तो जहां न्यूक्लियस जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन भी उसी के साथ जाएंगे, लेकिन एक दो इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे। तो होगा क्या, चलो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया इस प्लेट की तरफ,
तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और हमने कहा था ना इसको तुम नियॉन मान लो, तो नियॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नियॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, अब नियॉन इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है किधर? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। प्लेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और नियॉन किधर जा रहा है? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो प्रत्येक एटम के साथ ऐसा होगा कि एटम से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन में भी तुम बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दो तो कह दो 3 इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव मेटल एटम या पॉजिटिव एटम या पॉजिटिव आयन, जो भी तुम कह लो, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ भागना शुरू करेगा। और ऐसा जो है जितने भी एटम्स इस ट्यूब के अंदर भरे हुए हैं सबके साथ होगा। देखने में तुम्हें थोड़े से एटम्स लगेंगे, लेकिन ये थोड़े से एटम्स भी जो है इनकी संख्या करोड़ों अरबों खरबों में होती है। थोड़े से एटम्स, इनको हम बहुत थोड़ा सा मानेंगे, उनकी संख्या भी करोड़ों अरबों खरबों में होती है। हम तो उतना नहीं बना सकते, तो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमने कुछ एटम्स को बनाने की कोशिश करी है। अब प्रत्येक एटम से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, और जो नियॉन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नियॉन पर प्लस का चार्ज आ गया, वो क्या है? नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को ना, क्योंकि हम केवल फैक्ट्स नहीं बता रहे, हम एक्सपेरिमेंट के पीछे की पूरी फीलिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक जो एटम न्यूट्रल हुआ करता था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके उधर भाग रहा है, नियॉन के जो आयन्स है वो निकल करके इधर भाग रहे हैं। ये जाकर के इस प्लेट पर टकराएगा, ये जाकर के इस प्लेट पर टकरा सकता था, लेकिन हमने बीच में थोड़ा गैप छोड़ दिया है, तो ये गैप में से होते हुए जाकर के पीछे स्क्रीन पर टकराएगा। और स्क्रीन पर हमने कुछ केमिकल्स लगा रखे हैं, ऐसे केमिकल्स लगा करके रखे हुए हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के जब यहां पर टकराए तो स्पार्किंग होगी, ग्लो करेगा, चमकेगा। जैसे तुम लोग देखते हो ना, रात को तुम अपनी बाइक चलाओ या कार चलाओ तो तुम देखते हो सड़क के किनारे जो पेड़ रहते हैं उन पर रेड कलर के, येलो कलर के कुछ कलरफुल स्टिकर्स लगे रहते हैं, जो लाइट के पड़ते ही बहुत जोर से चमकते हैं, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यहाँ पेड़ वगैरह है और तुम रात को अंधेरे में जाकर उसमें टकरा ना जाओ। तो कुछ वैसा ही केमिकल यहाँ पर भी है। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आकर के इस पर टकराएंगे तो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होगा, कुछ स्पार्किंग होगी, कुछ ग्लो करेगा, कुछ चमकेगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ आया और आकर के इससे टकराया। तो ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमने जो है शुरू से नहीं शुरू किया था, हमने पहले एटम को समझ रखा है, हम एटम को जानते हैं। जिस बंदे ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था उसको तो एटम के बारे में कुछ नहीं पता था, उसको ये भी नहीं पता था कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता था तो एटम क्या खाक पता होगा। बस ये पता था छोटा छोटा पार्टिकल है जिसे एटम कहते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो एटम के बारे में पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो सपोज तुम्हें नियॉन के बारे में नहीं पता है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता है, तुम्हें प्लस माइनस कुछ नहीं पता है, तो तुम्हें ऐसा फील होगा, ध्यान देना, ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी होती है ना, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम्हें क्या फील होगा कि जब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ चीजें, कुछ रेज, ठीक, कुछ रेज या कुछ बीम्स इधर से निकल करके इधर की तरफ आती है और पीछे वाले स्क्रीन पर टकराती है, और टकराने से एक चमक पैदा होता है, कुछ ग्लो करता है, कुछ स्पार्क कर रहा है। ये तो हम लोग अब जानते हैं ना कि एटम है, इलेक्ट्रॉन निकला, उधर गया तो टकराया तो चमका, लेकिन उस समय कुछ नहीं पता था। तो उस समय जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उनको क्या फील हुआ? ध्यान देना, सब बहुत छोटे छोटे, कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें आंखों से कि कौन गया कौन आया, बस यहाँ पर जो चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा उसी से सारा कंक्लूजन निकालना है। तो यहाँ पर जो चमक पैदा हो रही है, जो ग्लो कर रहा है स्क्रीन, उससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ तो यहां से यहां चल करके जाता है और उस पर टकराता है, कुछ है, कुछ ऐसी रेज है जो यहां से जाती है, जाकर के टकराती है, और टकराने से क्या होता है? चमक पैदा होता है, ग्लो होता है, स्पार्किंग होती है। और फिर इनके बारे में खोज शुरू हुआ कि ये जो जाकर के यहाँ टकरा रहा है वो है क्या। अब चूंकि इधर कैथोड लगा हुआ है, इधर एनोड लगा हुआ है, तो उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि कैथोड से कुछ निकल करके जा रहा है और जाकर के यहाँ पर टकरा रहा है। ध्यान देना, जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्हें क्या फील हो रहा है कि कैथोड से कुछ निकल रहा है, कैथोड से कुछ निकल करके जा रहा है और जाकर के यहां से यहां टकरा रहा है, इसीलिए नाम भी रख दिया इसका कैथोड रेज,
कि जो रेज निकल रही है कैथोड से आ रही है, इसलिए कैथोड रेज नाम रख दिया। अब हम लोग जानते हैं कि कैथोड से कुछ नहीं निकल रहा है। ये एटम था, नियॉन का एटम था, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नियॉन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स निगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। तो ये जो मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन और आयन है। लेकिन जिन लोगों ने शुरू में एक्सपेरिमेंट किया था उन्हें तो कुछ पता होता है नहीं, उन्हें ऐसा फील हुआ कि कैथोड में से कुछ रेज निकल रही है, निकल करके जाकर के यहाँ पर टकरा रही है। नाम लिख दिया कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। और फिर खोजना शुरू किया कि इस कैथोड रेज में है क्या। क्या कैथोड रेज में मास होता है? जैसे हम लोग एक टार्च ले लें, टार्च को जलाएं, रास्ते में एक छोटा सा पत्थर का छोटा सा टुकड़ा रख दो और तुम दिन भर टार्च लेकर के पत्थर के टुकड़े पर बैठे रहो, क्या पत्थर का टुकड़ा अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिला। हो सकता है टार्च कमजोर हो तो आप 2 4 10 वैसे और टार्च उठा लाओ, पत्थर का टुकड़ा छोटा से छोटा लो और बड़े से बड़ा टार्च उस पर जला करके देखो, दिन भर बैठे रहो, पत्थर का टुकड़ा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि टार्च की रोशनी में मास नहीं होता, कोई वजन नहीं होता जो जाके पत्थर के टुकड़े से टकराए तो पत्थर के टुकड़े पर फोर्स लगे और पत्थर का टुकड़ा अपनी जगह से हिले। कुछ ऐसा है ही नहीं। इसीलिए तुम सूरज की रोशनी के सामने भी, एकदम सूरज के पास में भी ले जाकर के पत्थर के टुकड़े को रख दो तो वो गर्मी से पिघल जाए, वो दूसरी बात है, लेकिन रोशनी की वजह से उसको कुछ होने वाला नहीं है। सूरज की रोशनी में एक तो देखने वाला एलिमेंट है जिससे मेरे को दिखाई पड़ता है, दूसरा सूरज की रोशनी में गर्मी करने वाला एलिमेंट भी है। 2 तरह की रेज होती है, एक जिससे हम चीजों को देख पाते हैं, एक दूसरी जिससे चीजों को गर्मी मिलती है। तो गर्मी से पत्थर पिघल जाए ये हो सकता है, लेकिन पत्थर जो है केवल देखने वाले रेज से, देखने वाली किरणों से अपनी जगह से हट करके इधर उधर गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन लोगों ने भी यही सोचा कि जो ये रेज जा रही है क्या इसमें मास होता है? तो उन्होंने क्या किया, इन रेज के रास्ते में, जैसे ये रेज जा रही है तो इन रेज के रास्ते में एक ऐसा पिन व्हील, एक व्हील रखा जिसमें ऐसे पिन्स लगे हुए हैं। तो जब ये रेज इन पिन्स पर जाकर के टकराएंगी तो मे बी कि ये व्हील जो है अपनी जगह पर घूमना शुरू कर दे। अगर ये घूमना शुरू कर देगा मतलब इसमें कुछ मास है जो जाकर के टकराया तो फोर्स लगा, फोर्स की वजह से ये व्हील क्या करेगा, घूमने लगेगा। तो उन्होंने देखा सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है कि अगर रास्ते में एक हल्का सा पिन व्हील बोलते हैं, पिन व्हील रख दे तो हम देखते हैं कि ये रेज इस पहिए को घुमा देती है। मतलब इस रेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो कैथोड रेज है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स का कुछ मास होगा, बिना मास के इस पहिए को घुमाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से कैथोड रेज के बारे में एक फैक्ट पता चला कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अभी भी ये नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है, बस ये है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनमें कुछ मास होता है। फिर देखा कि ये रेज बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में चलती है। कोई चीज सीधे डायरेक्शन में चलता है कैसे पता चलेगा? जैसे सूरज से जो रोशनी आ रही है सीधा चल रहा है, तुम्हें कैसे पता? जब तुम बीच में खड़े हो जाते हो तो पीछे तुम्हारी छाया बनने लगती है। रोशनी आ रही है, तुम बीच में खड़े हो गए तो पीछे क्या होगा, तुम्हारी छाया बनने लगेगी। तो वैसे ही इन रेज के बीच में भी अगर हम कोई चीज रख दें तो पीछे जो है, यहाँ स्क्रीन पर जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई चीज बीच में ऐसे लगा दिया तो इधर पीछे स्क्रीन पर इतना बड़ा छाया बन जाएगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये रेज जो है सीधा सीधा बिल्कुल चलती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर नहीं चल रही है। तो रेज सीधी चल रही है और रेज के अंदर कुछ पार्टिकल्स है, जिन पार्टिकल्स में मास भी है। ये 2 चीज पता चल गया। फिर उन्होंने क्या किया, इन रेज को, जैसे ये रेज जा रही है, जाने दो, इन रेज को मैग्नेट के बीच में से पास होने दिया। एक मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट में जानते हो ना, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो अगर यहां से कोई पार्टिकल पास हो रहा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक, जिस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो ये पार्टिकल सीधा इसमें से निकल करके सीधा चला जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो ये अपने रास्ते से मुड़ना शुरू हो जाएगा। अब ये नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा कि साउथ की तरफ मुड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। फिजिक्स में रूल्स होते हैं, कुछ मैक्सवेल का थंब रूल वगैरह होता है जिससे तुम लोग निकालते हो कि किधर की तरफ फोर्स काम करेगा। तो फिजिक्स में तुम लोग जाकर के खोजना चाहो तो खोज सकते हो, हम उसको यहाँ पर नहीं डील कर पाएंगे। पढ़ा था हमने अपने समय में, लेकिन अब भूल गए, किसको बिना काम की चीजें किसको याद रह जाती है। तो फिजिक्स में पढ़ा था, जब पढ़ा था तब पढ़ा था। अब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसमें फिजिक्स का उतना रोल है ही नहीं, जरूरत रहती तो याद रहता, जरूरत नहीं तो भूल गया। तो ये पार्टिकल्स जो कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं।
इनके मुड़ने के डायरेक्शन को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो उन लोगों ने मुड़ने के रास्ते को देखा कैसे कैसे मुड़ रही है और उससे पता लगाया कि इसके ऊपर जो है निगेटिव चार्ज होता है। तो अब मेरे को क्या क्या पता चल गया कि पार्टिकल्स के अंदर मास है, इसीलिए पहिए को घुमा दिया। पार्टिकल्स सीधे लाइन में चलते हैं, अगर कोई डिस्टर्ब ना करे तो सीधे लाइन में चलेंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे, इसीलिए पीछे उनकी छाया भी बनेगी, उनकी वजह से छाया बन जाएगी। अगर रास्ते में कोई चीज रख दे तो पीछे उनकी वजह से छाया बनने लगेगा। और यदि हम इन रेज को मैग्नेटिक फील्ड से पास करें तो वो इस तरह से मुड़ जाती हैं जैसे कि निगेटिव पार्टिकल्स मुड़ते हों। ध्यान देना, इस तरह से मुड़ते हैं जैसे कि निगेटिव पार्टिकल्स मुड़ते हों। तो इससे अब पता चला कि पार्टिकल्स पर निगेटिव चार्ज है। और एक चीज और ध्यान देना, जब ये मुड़ते हैं तो कितना मुड़ेंगे, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, इनके ऊपर चार्ज कितना है, जितना ज्यादा चार्ज लेकर के जाएंगे उतना ज्यादा इनको मुड़ना पड़ेगा। और दूसरा, इनका मास कितना है, जितना हैवी होगा उतना तेजी से आगे निकलेगा, कम मुड़ेगा, और जितना हल्का होगा उतना जल्दी मुड़ना चाहेगा। तो हम लोग कहते हैं चार्ज अपॉन मास का रेशियो यहां से पता लगाया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट्स को अच्छी तरह से करें तो चूंकि ये कितना मुड़ेगा चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है। ज्यादा चार्ज रहेगा तो ज्यादा मुड़ जाएगा, और अगर ज्यादा मास रहेगा तो सीधा निकल करके भागने की कोशिश करेगा, कम मुड़ेगा। तो कितना मुड़ रहा है, इससे चार्ज और मास के बारे में पता चलता है। तो चार्ज और मास का जो है रेशियो जो है हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इनके चार्ज और मास का रेशियो पता लगाया गया। कभी यहां पर नियॉन गैस भर दिया, नियॉन की मदद से पता लगा रहे हैं। कभी ऑर्गन भर दिया, उसकी मदद से पता लगा रहे हैं। कभी हीलियम भर दिया, उसकी मदद से पता लगा रहे हैं। कभी नाइट्रोजन भर दिया, उसकी मदद से पता लगा रहे हैं। और ये देखा कि चाहे अंदर कोई भी गैस भर दो, अंदर कोई भी गैस भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा ये जो रेशियो है ये फिक्स्ड आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, ये कैथोड में जो मेटल लगा है इसको भी बदल करके देखा। ऐसा तो नहीं कि मेटल की वजह से कुछ होता हो। तो कभी यहाँ गोल्ड लगाया, कभी यहाँ सिल्वर लगाया, कभी यहाँ आयरन लगाया, ढेरों मेटल से लगाते जाओ बारी बारी से, और देखा कि कोई भी मेटल लगा लो फर्क नहीं पड़ता। ये जो चार्ज और मास का रेशियो ये हर बार फिक्स रहता है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये बदल नहीं रहा है। तुम कोई भी मेटल का प्लेट लगा लो और बीच में ट्यूब में कोई भी गैस भर दो, ये पार्टिकल्स बदल नहीं रहे। तो इससे ये चीज प्रूफ हुआ कि ये पार्टिकल अगर मेटल से निकल रहा है तो प्रत्येक मेटल के अंदर है, और गैस से निकल रहा है तो प्रत्येक गैस के अंदर है। मेटल से निकल रहा होगा तो प्रत्येक मेटल के अंदर होते होंगे, गैस से निकल रहा होगा तो प्रत्येक गैस के अंदर होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा भाई कि मेटल से निकल रहा है कि गैस से निकल रहा है? तो चलो मान लिया मेटल से निकल रहा है। तो अगर इसमें से कोई चीज निकल रही है, जैसे तुम्हारा एक दांत हम तोड़ करके ले जाए तो तुम्हारा वजन कुछ तो कम हो जाएगा, दूसरा दांत भी तोड़ करके ले जाए वजन कुछ और कम हो जाएगा। तो इसमें से कोई चीज लगातार यदि निकलती जा रही है तो इसका वजन घटना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसके वजन में कोई कमी नहीं आ रही, मतलब जो निकला इसमें से नहीं निकला, जो निकला वो गैस में से निकला। तो इस तरह से ये कंफर्म हुआ कि यहाँ से जो रेज निकल रही हैं वो इन गैसेज की वजह से निकल रही। गैस के अंदर से कुछ निगेटिव पार्टिकल है जो निकल करके बाहर भाग रहा है, और बाहर भाग रहा है इधर जाकर के टकरा रहा है। ठीक, और इस निगेटिव पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो प्रत्येक गैस के लिए, चाहे तुम हीलियम ले लो, चाहे तुम नियॉन ले लो, चाहे तुम आर्गन ले लो, क्रिप्टॉन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक गैस के लिए ये रेशियो जो है फिक्स आ रहा है। मतलब ये पार्टिकल प्रत्येक गैस में पाया जाता है। और फिर इसको और जनरलाइज कर दिया तो कहा कि ये जो पार्टिकल है प्रत्येक एलिमेंट में पाया जाता है। केवल गैस की बात छोड़ दो, प्रत्येक एलिमेंट में, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, जितने भी एलिमेंट्स है सभी पार्टिकल्स के अंदर ये पार्टिकल छोटा वाला जो है सभी एलिमेंट्स के अंदर ये पार्टिकल पाया जा रहा है। इसका चार्ज और मास का रेशियो फिक्स आ रहा है, तो ये सभी के अंदर पाया जा रहा है। और फिर इसका चार्ज भी कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट कर करके, मास का भी पता लगाया एक्सपेरिमेंट कर करके, और लास्ट में डिक्लेयर कर दिया कि इसका नाम जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो इस वे में जो है इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हुई कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से बीच में कोई भी गैस भरा, जो रेज निकल रही है उनके लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो फिक्स है। तो कहा कि इन रेज के अंदर जो पार्टिकल्स है वो फिक्स्ड है, चाहे कोई भी गैस लो वही पार्टिकल बार बार निकलता है, और उसी पार्टिकल का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में उसका चार्ज पता लगाया और उसका मास पता लगाया। कैसे कैसे पता लगाया वो हमारे स्कोप से बाहर की चीजें हैं, तो हम लोग
उनमें नहीं जा रहे हैं, तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो पता लगाया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता लगाया। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो 0.0054886 AMU। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है, जैसे एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इन सबका मास हम लोग AMU स्केल पर ले लेते हैं। AMU स्केल क्या होता है हम लोग कभी किसी दूसरे क्लास में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जान लो कि ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इलेक्ट्रॉन का मास पता लगा लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगा लिया, ये भी पता लगा लिया कि ये सबके अंदर होता है, और इसीलिए कह दिया कि ये सबके अंदर होता है, इसका नाम भी रख दो, इलेक्ट्रॉन इसका नाम रख दिया गया। तो इस वे में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है थॉमसन के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के जरिए हो गई। अब बात ये उठी कि चलो ठीक है, ये रहा एटम, और इस एटम में से हमने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला, और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब एटम जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है। एटम जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब अगर इसमें माइनस है तो उतना ही प्लस भी होना चाहिए। वो प्लस कहाँ है, इसके बारे में क्या कहोगे? थॉमसन ने अपना मॉडल एटम का पहला मॉडल प्रस्तुत किया, पहला मॉडल बताया कि चलो ठीक है, एटम के अंदर निगेटिव है तो पॉजिटिव भी जरूर होगा, और जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। ये पॉजिटिव कहाँ और कैसे रहता है आज हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। उस समय तो नहीं पता था। उस समय उन्होंने कहा कि एटम को तुम ऐसे मान लो जैसे एक वाटरमेलन जानते हो ना, हिंदी में इसको कहते हैं तरबूज, और हमारे यहाँ बनारस में इसे कहते हैं हिरमाना। और कुछ लोग तरबूजे और खरबूजे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसको तरबूज कहते हैं, किसको खरबूज कहते हैं। तो इसको काटोगे तो इसके अंदर रेड कलर का फ्लैश निकलता है, इसका जो अंदर का गूदा होता है खाने वाला वो रेड कलर का होता है, उसमें छोटे छोटे सीड्स रहते हैं। तो अगर तुमने वाटरमेलन देखा और समझ रहे हो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो थॉमसन ने कहा कि ये जो एटम होता है तुम वाटरमेलन समझ लो। वाटरमेलन में क्या होता है, अंदर उसका जो खाने वाला जो हिस्सा है, उसका जो फ्लैश है, जो गूदा है, जिसको हम लोग खाते हैं, जो खाने में अच्छा लगता है, वो पूरे हिस्से में फैला हुआ है। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज पूरे हिस्से में फैला हुआ है। ये मत कहो कि यहाँ है, यहाँ नहीं है, वहां है, यहाँ नहीं, सभी जगहों पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव मटेरियल जो है वो फैला हुआ है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं भाई, जब सब जगह यही फैला है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो बीच बीच में इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहते हैं जैसे कि वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स। वाटरमेलन खाते हो तो उसमें सीड्स होते हैं ना, छोटे छोटे बीज रहते हैं, सीड्स होते हैं जिनको बार बार में थूकते रहना पड़ता है, खाने में परेशानी होती है। तो वही वाले सीड्स जो है इसमें जगह जगह ऐसे क्या है, ये धसे हुए हैं। और यही एटम का पहला मॉडल बना कि ये भाई जैसा हिरमाना होता है, अपना तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, वैसा होता है एटम, कि पॉजिटिव मटेरियल पूरे एटम में बिखरा हुआ है और उसमें जगह जगह निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो धंसे हुए। चलो ठीक है, मान लिया होता होगा ऐसा एटम, वो पहला मॉडल दिया था, किसी और के पास कुछ कहने के लिए था नहीं, अब लोग मान लिए चलो ऐसा होता है एटम। अब इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि चलो देखते हैं ये सही है कि नहीं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एटम को रख लिया बीच में, मतलब एटम, एक अकेला एटम खोजना तो बहुत मुश्किल है। एक गोल्ड फॉयल, गोल्ड से बनी हुई बहुत ही पतला सा एक फॉयल ले लिया। जैसे तुम लोग देखते हो ना, खाने को पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल आता है आजकल बाजार में, उसमें खाना पैक कर देते हैं। एल्युमिनियम की पतली सी पन्नी होती है, उसमें खाने को लपेट देते हैं तो खाना सेफ रहता है। वैसे बहुत ही पतला सा गोल्ड फॉयल ले लिया, और गोल्ड फॉयल के अंदर एटम्स होंगे ही होंगे। तो चलो हम लोग गोल्ड फॉयल के किसी एक एटम पर फोकस करते हैं। तो अगर ये एटम ऐसा ही है जैसा कि थॉमसन ने बताया है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर दे मारा कि ये लो भाई अल्फा पार्टिकल से फायर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब जैसे मान लो रास्ते में एक बहुत बड़ा बॉल रखा है, जैसे हम लोगों की हाइट कह दो 5.5 फीट, 6 फीट जो भी है, अपनी अपनी हाइट तुम लोग नाप लेना। तो अपने हाइट से ज्यादा बड़ा, अपने साइज से ज्यादा बड़ा एक रास्ते में बहुत बड़ा बॉल रखा हुआ है। मान लो ये बॉल जो है लोहे का बना हुआ है, सॉलिड बॉल, बिल्कुल 6 फीट के तुम हो तो कह दो 20 फीट का बड़ा सा गोला सा बॉल रखा हुआ है। तुम जोर से जाओ और बॉल को जोर से टक्कर मार दो,
और फिर देखो क्या होता है, या तो तुम्हारा सिर फूटेगा, या सिर मजबूत हुआ बाल कमजोर हुआ तो बाल फूट जाएगा। तो वही चीज यहां पर भी कि अगर हम अल्फा पार्टिकल से इसमें टक्कर मारते हैं तो अगर अल्फा पार्टिकल कमजोर है तो यहीं पर टकराएगा, टकरा करके गिर जाएगा, और अल्फा पार्टिकल मजबूत है और एटम कमजोर है तो एटम में छेद हो जाएगा और ये उस पार निकल जाएगा, एटम को टूटना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल उस पार निकल भी गया और एटम भी नहीं टूटा, अल्फा पार्टिकल भी नहीं टूटा, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये यहां से ऐसे पास हो गया जैसे कुछ है ही नहीं, बीच में एटम रखा हुआ है फिर भी अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जा रहा है, ज्यादातर सीधा निकल जा रहा है, कुछ को थोड़ा बहुत हो जा रहा है उसको इग्नोर करो, लेकिन ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे 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 निकल जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, क्या यहाँ पर कुछ दरवाजा है, जैसे सपोज लोहे का एक बहुत बड़ा बॉल रखा हुआ है लेकिन बीच में क्या एक बड़ा सा दरवाजा भी है। अब तुम आए यहां पर और तुम दौड़ करके दरवाजे से उस पार निकल गए बिना इस बॉल में टकराए, दरवाजा है ही तो बिना टकराए तो तुम उस पार निकल ही जाओगे। तो अगर तुम उस पार निकल जाते हो ना तुम्हारा सिर फूटा ना बॉल टूटा और तुम उस पार भी पहुंच गए, मतलब बीच में कुछ रास्ता रहा होगा। तो ठीक वैसा ही एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया कि अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गोल्ड फॉयल के ऊपर। अब गोल्ड फॉयल में ऐसे ऐसे ढेरों एटम्स होंगे, अल्फा पार्टिकल को एटम से होकर के पास होना पड़ेगा। अगर ये एटम से टकराएगा तो या तो एटम टूटे या तो अल्फा पार्टिकल टूटे, और नहीं भी टूटे तो कम से कम टकरा के गिर तो जाए। चलो मान लिया दोनों मजबूत है, कोई नहीं टूटा लेकिन टकरा कर गिर तो जाए, लेकिन ये सीधा निकल गया। सीधा निकलने से रदरफोर्ड ने कहा कि एटम ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसमें अल्फा पार्टिकल जाता टकराता, दोनों में से किसी का तो कुछ नुकसान होता, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसा, मतलब एटम ऐसा नहीं है। तो इस तरह से जो पहला मॉडल था वो खारिज हो गया कि एटम भाई ये वाटरमेलन की तरह होता है, ये मॉडल खारिज हो गया। तो हम लोग इस क्लास में बस इतने पर ही रुकेंगे। ये रदरफोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है और फिर रदरफोर्ड ने अपना भी एटम का मॉडल बनाया, उस मॉडल को और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को समझा, कैसे उसकी मदद से इलेक्ट्रॉनों के बारे में थोड़ी जानकारी मिली उसको समझा, और किस तरह से रदरफोर्ड ने अपना पहला वाटरमेलन वाला मॉडल दिया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा नाम हमने लिया कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से थॉमसन का खेल खराब कर दिया, लेकिन अब वो थॉमसन जाने और रदरफोर्ड जाने। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो रदरफोर्ड की बातें करेंगे। इस क्लास में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।